इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। हमें लगा था कि इस बार ममता सरकार तो गुंडों के सहारे पर गुंडों से वोट डलवाती थी। वो जो हिंदू वोटर थे वहाँ पर वो गुंडे उनके घर के सामने, कॉलोनी के सामने बिठा देती थी। तो अब की बार उसके गुंडे को पहले ही बता दिया कि मतलब कायदे मेरे को तो फायदे मेरे को नहीं तो नट बजाएंगे। अभिनेता तो नाटकबाज में शत्रुघ्न सिन्हा पहले हमारा बीजेपी को वही बात की उठी बाहर ऐसे तो नहीं चल रहे। मैं आपको बताता हूँ कि जो कहा जाता है कि टीएमसी के गुंडे एक्चुअल में टीएमसी के गुंडे हैं। वहाँ जो भी वहाँ कंपनियां काम करने आई, 64,000 कंपनियां प्लान करके 15 साल में। कारण अगर कोई कंपनी आई है बाहर से काम करने के लिए तो टीएमसी के गुंडे उनसे पैसा मांगते हैं। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें, यानी कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दिख रही है, लेकिन हम मौजूद हैं उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटेल सर्कल स्थित। यानी कि यहाँ देखेंगे आप मेरे पीछे जो टीवी स्क्रीन दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ जो चुनाव का जो मतगणना है उसका जो रिजल्ट है जिस तरह से दिख रहा है, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता है और भाजपा जो नेता है सभी यहाँ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए इन्होंने। लेकिन जानना चाहेंगे किस तरह से ये सत्ता में वहाँ सरकार बनाएंगे और किस तरह की वोटिंग हुई है। पूरा जो गजपाल सिंह जी है, प्रमोद जी सावंत भाई साहब हैं, तो बिल्कुल जानना चाहेंगे। जिलाध्यक्ष जी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ आप निर्णय देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो पश्चिम बंगाल की सरकार को देखते हुए? देखिए, अभी रुझान हमारे सामने है। 184 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 107 पर टीएमसी आगे है। और मैं मानता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस आज की जल की प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने की थी, और निश्चित तौर से जो जीत की और भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास की जो जीत में निश्चित तौर से मानता हूँ। अमित शाह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ बुद्ध मैनेजमेंट का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी गडकरी जी और विशेषकर पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर जा रही है। मैं देशवासियों को उसमें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पर लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को सरेआम हत्या की गई। निश्चित तौर से उन लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी में दिया, उनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, भगवा ध्वज और हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज बड़े शान से लहराएगा। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि चूंकि अब चुनाव के नतीजे लगभग 1 बजे हमको पता लग जाएगा, लेकिन असम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 57 से अधिक सीटों की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, वहां पर भी हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, जिसका जश्न आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक 6 बजे शाम को सूर्य स्पॉट पर आतिशबाजी होगी और मुंह मीठा कर उस जीत का जश्न मनाएगी। बात करते हैं चुनाव का जो दौर रहा पश्चिम बंगाल का, तो वहाँ भाजपा को मछली खाकर चुनाव का प्रचार करना पड़ा। ये भी कई वीडियो वायरल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो वीडियो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से, मैं कांग्रेस को लोगों को कहना चाहता हूँ जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इस देश के संसद भवन के अंदर जो जिन्होंने अटैक किया था, एक अफजल की जयंती कांग्रेस के नेता मनाते हैं और नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है। जरा पूछो कांग्रेस के एनएसयू के कार्यकर्ताओं से, जो कैरेट के अंदर गाय का मांस काटकर चौराहे के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने वो दृश्य हम सबको देखा है, उनको ये सवाल निश्चित तौर से पूछना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं, आज कांग्रेस खत्म की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए छोटे मोटे आक्षेप भी कांग्रेस के नेता लगाते, हम उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते। हम तो आज सब जने एक 2 दिवाली का जश्न क्या सरकार बना पा रहे हैं आप? स्पष्ट बहुमत के साथ मेरे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मेरे साथ प्रमोद जी भी साहब है। प्रमोद जी भी साहब, तमिलनाडु, असम में देखा जाए तो भाजपा जो तमिलनाडु में बिल्कुल दिख नहीं रही है, इस पे क्या कहेंगे? वास्तव में वहाँ कहीं न कहीं कमी रही है? कमी ये क्या है कि वहाँ की राजनीति का जो दृश्य है जी, और आस्था जिस तरह से व्यक्ति के साथ ज्यादा रहती है, और आपने देखा है वहाँ राजनेताओं से ज्यादा अभिनेताओं का दौर रहा है जी, और परिवारवाद का बहुत दौर रहा, अभी से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं कर पाए। परंतु आज दोनों दलों को जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, पर आज आप देख रहे हैं कि एक नया व्यक्तित्व सामने उभर के आया है, वो भी अभिनेता है। बिल्कुल। और ये जो दृश्य है वो तमिलनाडु में बहुत हद तक अभी भी प्रभावी है। क्या अभिनेता से कमजोर दिखी वहाँ पे वास्तव में जो बीजेपी नहीं दिखी है? तो बीजेपी अभिनेताओं के का कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का अभी वहाँ प्रारंभिक दौर है, ऐसा भी नहीं है कि कभी बीजेपी वहाँ अन्य क्षेत्रीय गठबंधन के साथ में भी रही है। परंतु आप देखते हो जिस तरह से तमिलनाडु का दृश्य है वैसे केरल का है, केरल में भी यही जी, स्थितियाँ है। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी हमने 3 जगह, जो हमारा असम था उसमें भी आप 98 सीट से हम आगे हैं, जी, पौंडीचेरी में भी हम फिर वापस सरकार में आ रहे हैं। पर तीसरा जो हम कीर्तिमान स्थापित करते हैं वो विश्व में देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से इस देश को अनेकों अनेक महानायक दिए हैं। आपने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिनके नाम से हजारों क्रांतिकारी देशभक्त पश्चिम बंगाल को जानते थे। पर पिछले कालखंडों में आपने देखा टीएमसी और इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से इस पश्चिम बंगाल को चरहगरा बना दिया, हर बांग्लादेशी का प्रवेश करा करके पूरी देश की एकता अखंडता को खंडित करते हुए आतंकवाद को पनाह दी। इसी तरह से रोहिंग्या वहाँ हजारों की संख्या में थे। हम तो आज धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने पूरे देश में, एक में ही नहीं परंतु सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल है। और आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कोई ममता बनर्जी सोचती कि उसका प्रभाव था, नहीं, उसकी पूर्ण रूप से गुंडागिर्दी थी, तानाशाही थी, और इतना तनाव रहता था, व्यक्ति सोचता वोट नहीं दूंगा तो कितने दुष्परिणाम ये महिला और इसकी पार्टी करती थी, क्योंकि वहाँ हजारों की संख्या में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी थे, इन सब को चुन चुन के और जो रह गए वो भी अब जाएंगे। बिल्कुल भाई परंतु साहब, एक आप सवाल देखा था। होगा एक विषय है, जी, इससे महत्वपूर्ण विषय क्या था कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आता है। जी, तो यहाँ पर सर्वाधिक दुरुपयोग ये होता था कि ये तथाकथित लोग, बांग्लादेशी और पास के राष्ट्रों से जुड़े हुए लोग, ये चुनाव के समय में विशेष सक्रिय होना, इनको पनाह देने का काम टीएमसी करती थी। बूथ कैप्चरिंग और बूथ माफिया का जो तांडव था जी। उसके कारण से जीतते थे, जी, जनता के कारण से नहीं जीतते थे। परंतु उस तांडव के, क्योंकि आपने देखा पुलिस का किस तरह से उन्होंने सरकारीकरण टीएमसी के पक्ष में कर रखा था, और अभी उनके जो बयान है वो देश हित में नहीं है। पुलिस और सेना देश के लिए काम करती है। बिल्कुल भाई साहब, कांग्रेस का वहाँ पे जो है उनका दावा था कि जिसे बीजेपी ने पहले ही आर्मी उतार दी, और ईवीएम मशीन जो है बार बार वो कहा जाता है कि उनका पूरा सेटअप है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए भाजपा जीतती है। इस पे क्या कहेंगे? वहाँ जहाँ वो जीत जाए तो वहाँ ईवीएम मशीन में क्या फर्क है? क्या अलग जगह से बन के आती है क्या? जी, मतलब खुद जीत जाओ तो कोई बात नहीं, और हारते ही पे उसी पप्पू नेताजी की तरह कि मशीनें खराब है, मशीनें बदल दी है। अब देश की जनता इन बातों से हंसती है, बच्चे हंसने लग गए हैं। जी, मतलब हम जीत जाए तो मशीन अच्छी, ये मानसिक मशीन जो है ना इनकी, ये विकृत हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति से कांग्रेस गायब होने के प्रदेश में। आज सरकार बनाते हैं तो क्या उदयपुर में भी जश्न होगा क्या? आज शाम को हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत शानदार जश्न इसलिए होगा कि हम हमेशा जब भी हमारे राज्यों में पार्टी जीतती है हम जश्न मनाते हैं। पर आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, इस देश को कमजोर करने वाली ताकतें, उनको पनाह देने वाली राजनीतिक पार्टियां, और जिस तरह से उन्होंने जो तांडव इस देश में एक पनाहगार के रूप में कहो या शरण देकर के पश्चिम बंगाल में देश में किया है, आज उसको देश की जनता ने सबक सिखाया है। यह विजयोत्सव है।
बिल्कुल आप देख रहे हैं फिलहाल इनका जो कहना है कि यानी कि जब जीत होती है तो कहीं न कहीं ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी है वो पाई जाती है, लेकिन इनका दावा है कि वास्तव में आज पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे और आज उदयपुर में भी इसका जश्न देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर यहाँ पर जो मतगणना हो रही है और पटेल सर्कल कार्यालय की अगर बात करें तो मतगणना के साथ साथ पूरा जो चुनावी प्रक्रिया का दौरा रहा है आप देखेंगे मेरे साथ तमाम भाजपा नेता हैं यहाँ चुनाव की मतगणना देख रहे हैं और भाई साहब छोगालाल जी हमारे बुला रहे हैं और भाई साहब अगर हाथ में मिठाई मैं तो खो ही सकती हूँ आपने, क्योंकि बंगाल में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसकी हमें भी आशा नहीं थी, लेकिन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने काम किया ऐसा है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम वहाँ बंगाल में कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हमें लगा था कि इस बार ममता सरकार गई, और ममता सरकार तो गुंडों के सहारे पर गुंडों से वोट डलवाती थी। सारे रोहिंग्या वहाँ बसे हुए थे और जो हिंदू वोटर थे वहाँ पर वो गुंडे उनके घर के सामने, कॉलोनी के सामने बिठा देती थी। तो हिंदू वोट तो वोटिंग करने जा ही नहीं सकते थे, जो फर्जी वोटर थे वो वोट करने जाते थे, उससे वो रेगुलर 3 साल से 3 बार जीत रही थी। लेकिन इस बार हमारी भारत सरकार ने जितने भी वोट जो देखे ना फर्जी रोहिंग्या के वोट थे, उन सब के काट छांट करवा लिया, और जो वोट दादागिरी से नहीं डालने देती थी वो ममता सरकार, उसकी पुलिस, उसके गुंडे, तो अब की बार उसके गुंडे को पहले ही बता दिया कि मतलब कायदे मेरे को तो फायदे मेरे को, नहीं तो लट बजाएंगे। हाँ, कारण कि आप देखो कि पूरे बंगाल में जिस तरह से जितनी पैरामिलिट्री फोर्स हुई, केंद्रीय रिजर्व बल हुआ, सारे ही लोग तैनात कर दिए, क्योंकि मालूम था प्रधानमंत्री को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम था कि ये ममता बनर्जी अपने गुंडों को और बांग्लादेश से भी मंगा लेती है वोटर, उनको फर्जी वोटिंग करवा देती है, इसलिए पूरे आइडिया से उसकी धज्जियां उड़ा दी ममता बनर्जी की। बांग्लादेश में हमारे इस बंगाल में राज तो इसका था ममता का, और ममता बांग्लादेशियों को आने देती थी, तो वो फेंसिंग भी बराबर नहीं करने देती थी क्योंकि स्थानीय पुलिस वहाँ थी। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी, जो आसाम भी बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये सारी चीजें परफेक्ट बनेगी और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम नेता होते हैं, चुनाव भी हुए, चुनाव के दौर में आपने भी देखा लगातार, और आप भी देख रहे हो, और आप लंबा टाइम पार्टी में जुड़े थे तो आपने काफी अनुभव। लेकिन तमिलनाडु और केरल की बात करा तो बटे बिल्कुल जो अभिनेता है फिर देखे जाए। अरे तमिलनाडु में तो अभिनेता ही जीते हो, बटे तो क्या साउथ में तो अरे वह कौन ही वह जय ललिता जीती, कोई ना कोई जीतने बटे तो हीरो राज करेगा। अरे पर भाजपा हाथ में सीधा है कि अभिनेता नहीं लो नहीं यार। अरे अभिनेता तो नाटकबाज भाई शत्रुघ्न सिन्हा पहले मारे बीजेपी रो वही भाग्य उठी तो नहीं चाहे, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चाहेंगे। अब काले कांग्रेस हो गया और पाछे भाग जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले तो मर जाओ। अभिनेता तो बढ़िया है, अभिनेता तो मैं अभिनेता धीरे धीरे आ रहे हैं यार, वो आवे जो अच्छी बात है। मेरा तो ये है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, जो भारतीय जनता पार्टी की जिसने दरी उठाई, वही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता बनना चाहिए। ऊपर से आया हुआ अपने नीचे ऊंचे करा हुआ कार्यकर्ता हमें नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ कितने यार, जैसे कि आप देख रहे हो कभी भी तो टीवी बंद हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 170 अभी वो बता, और 193 आएगी बीजेपी की वोट तो यार, तो 200 भी क्रॉस कर सकती है। हाँ, ये देखो नहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कितना तगड़ा कार्यकर्ता बैठे तो खुशी आपने मेरी है भाई तो जीत रही होने वाले भया लगाया बटन। आप जल्दी गई अरे भाई बटे कोई कार्यकर्ता गया बटे प्रचार करवा जिन्हें पाया तो था मैं पर बटे उनके प्रचार करवा कार्यकर्ता के, लेकिन बटे कांग्रेस को देखा जो वीडियो को वायरल किया भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर मछली खानी, तो मछली खाना बटे बुरा ही था तो वेंडा हो यार। अरे ऐसा है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार मछली पालन के लिए योगदान, कृषि मछली इज ए कृषि फार्म, मुर्गी पालन इज कृषि फार्म,
तो ये तो भारत सरकार उसको डोनेशन देती है। सनातन जी जय अरे अरे यार भाई साहब देखो, सनातन एक अलग चीज है। यूं तो मैं टिल्ली लगाऊंगी और मुझे बहुत सनातन खाऊं जो क्या। हाँ, जो नहीं खाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये जैसे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार लाइसेंस देती है बकरा काटने की, तो उसमें आप कैसे मना कर रहे हो? धंधा बिजनेस होता है। तो ऐसा है कि मछली तो भारत सरकार और राज्य सरकार मछली पालन केंद्र बनाती है। बड़े बड़े अधिकारी और आईएएस अधिकारी मछली पालन केंद्र में नौकरी करते हैं। तो वे कई वास्ते भी आईएएस अधिकारी उन्हें मछली पालन केंद्र में नौकरी करो, थाम जाओ। मछली एक खाद्य पदार्थ है, साफ साफ अपने सब में लिखा हुआ है। मतलब कई पूरी भाजपा ने नहीं खाई यार। भाजपा के 1000 अरे यार, मैं मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मछली खाता हूँ, उसमें क्या हो गया? क्या बोले? ये भारत सरकार ने कोई बैंड थोड़ी, अफीम खाने के लिए बैंड लगा रखा है। अफीम कोई खा नहीं सकता, गांजा नहीं पी सकता, चरस नहीं पी सकता, तो अभी मछली खाना कोई बुरा ही नहीं है। उदयपुर में जश्न है, अगर ये धूप नहीं होती मजा चलेगा। 1000 रुपया की 5,000 बड़ा का पड़ेगा। पीवाना नहीं खाओ ना है। हमेशा मुर्दाबाद के साथ बात करते हैं, लेकिन आज बता दिया है कि किस तरह की सरकार बन रही है और किस तरह के सरकार बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री यानी कि भाई साहब हैं मौजूद है। भारत जी भाई साहब, जीत तो आप दिख रहे हैं और जीत की मिठाई तो आप खा रहे हैं और जीत में काफी जोश भी दिख रहे हैं, लेकिन मिठाई आपने थोड़ी खाई है। और चुनाव किस तरह सा है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्या कहेंगे? वास्तव में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अगर दिन किसको कह सकते हैं तो आज का दिन है। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसकी संघ की स्थापना की, संगठन की, और उसके पश्चात वह कालखंड बीत गया। पंडित दीनदयाल जी ने उस क्रम को आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिस उत्साह के साथ में, आज मैं यूं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं है आपके चैनल के माध्यम से, कि आज पार्टी ने अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर दी है तो वो आज दी है कि जहां पर वो जन्मे, जहां पर वो पहली बार सांसद बने निर्वाचित होकर, आज उसी धरती पर कमल का फूल उनके नेतृत्व में खिला है। वो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन सदैव चलता रहा और उसका परिणाम आज ये है कि कुशासन समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, तुष्टीकरण समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कमल को खिलाया है। बिल्कुल भाई साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की आपने, पश्चिम बंगाल में बात तो रह गई, बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, यानी कि जो भी कार्य आरंभ करो गंभीरता से पूर्ण करो। क्या तमिलनाडु और केरल में भी पूर्ण हुआ है? क्या होगा, इंतजार करने की आवश्यकता है। आप देखो तमिलनाडु में अंदर हमने समझौता किया है डीएमके, मैं कहता हूँ डीएमके साफ हो गई, एक नई पार्टी उभर कर वहां पर आई है और हमारी पार्टी जिसके साथ समझौता किया वह द्वितीय स्थान पर है। सत्ता वाली जो पार्टी डीएमके थी वो तीसरे स्थान पर चली गई है और जहां पर हमारा खाता नहीं खुलता था, एक सीट पहले विधानसभा में आई थी, वहां पर भी हम 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि देश का प्रत्येक नागरिक यह चीज समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो करती है, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, यह घट घट कर अब लोगों के दिल में उतरना लगा है और ये लोग कहने लगे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कहा वह करके दिखाने का काम आ गया। और आज मेरा जैसा कार्यकर्ता तो बहुत गदगद है, बहुत अभिभूत है कि बंगाल के अंदर हमारी सरकार आई है। इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस वालों का तो कहना है कि ईवीएम मशीन जो है वो सेट करके रखी थी। अब देखो एक बात है, अब ईवीएम के लिए वो कुछ भी कहो, जब उनकी सरकार एक राज्य में बन रही है तो वहां पर भी कहो ना ईवीएम सेट हुई नहीं हुई, ऐसा नहीं है।
जहां पर कांग्रेस की सरकार आती है या विपक्षों की सरकार आती है वहां पर तो वो ईवीएम को दोष नहीं देते हैं, और जहां अगर मान लो बीजेपी की सरकार आती है वहां ईवीएम को दोष देना ये किसी भी कीमत में न्यायोचित नहीं है। बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि प्रभु ने हमारी सुनी। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सपनों का जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ बना था, उसका सपने का साकार करने का दिन अब निश्चित रूप से आ गया है। कांग्रेस के दिन लद गए हैं। और जब मोदी जी कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, आज पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी के पश्चात पहली बार लेफ्ट साफ हो गया। जिस लेफ्ट का डंका बजता था त्रिपुरा के अंदर हो, केरल के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, उस लेफ्ट का टुकड़ा साफ हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में। और हमारा दुश्मन भी कौन? सबसे ज्यादा लेफ्ट। और लेफ्ट को हटाकर ममता दीदी इसी बात बहाने आई कि हम अच्छा सुशासन देगी। जब वो लेफ्ट से ज्यादा एक कदम आगे बढ़ते हुए ममता जी ने अत्याचार करना हमारे हिंदुओं पर प्रारंभ किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम करने का प्रारंभ किया, तो पब्लिक ने कहा अब नहीं, अब तो 4 मई ममता गई। और आज का दिन वाकई में बहुत ही मंगलकारी दिन है। सुबह से 5 बजे नींद उड़ गई और टीवी चालू करते ही देखा कि शुरुआत में से ही मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में, और मैं क्यों, अनेकों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं वहां पर, अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। जब जाकर कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का वक्त आया है। बिल्कुल, इस बार बंगाल में डबल सेंचुरी मारने जा रहे हैं, क्या वास्तव में मार पाएंगे? देखो, मेरा आपसे ये कहना है कि जब नीति साफ होती है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। विरोध करने का काम विरोधी का होता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, और आज भी मैं कह रहा हूँ एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, हमने कभी सपने में सोचा नहीं था 2004 में राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक संघ का प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और उन्होंने बहुत बड़े मन से सबको साथ लेकर पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में किसने सोचा कि धारा 370 हटा सकेंगे, अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर किसने सोचा, कल्पना नहीं की थी, वह सपना सारा पूरा हो रहा है। और सबको साथ में लेकर आज यहाँ पर मुस्लिम आबादी के लोग हैं, हमारे उदयपुर में भी है, राजस्थान में भी है, बंगाल में भी है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुंडागिर्दी करते हैं उनको तो उल्टा लटकाएंगे, हमारे अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन जो राष्ट्र नीति और देश नीति के साथ चलेगा वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत। बिल्कुल, यहाँ भारत जी साहब ने एक शब्द कहा 4 मई ममता गई, लेकिन वास्तव में अब देखना होगा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो नेताजी हैं सभी यही हैं, और जिस तरह से चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल तमाम जो जश्न की है बात, वो थोड़ी सी देर में, और अभी मिठाई तो खा ही ली है, फिलहाल थोड़ी सी देर में जश्न का मालूम पड़ ही जाएगा। वो तमाम उदयपुर में भी आज शाम को कहीं ना कहीं जश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो मेरे साथ गौरव शर्मा है और जिस तरह से वैसा है, दोनों ही जो चेहरे हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान वहां रहे थे ग्राउंड में, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चले थे। किस तरह का चुनाव वहां देखने को मिला, और आप वहां गए थे तो वास्तव में क्या स्थितियां थी, आपके सामने क्या चैलेंज था? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का हार्दिक आभार करता हूं जिन्होंने हमें चुनाव में वहाँ काम करने का मौका दिया। पहले ही दिन हम जब वहाँ गए थे तो पहले ही दिन से ऐसा माहौल शुरू से ऐसा ही लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और हमें जिस माहौल में काम करने बहुत अच्छा, बूथ लेवल पे अच्छी संख्या में भीड़ आ रही थी, बैठकें हो रही थी, हर बैठक में तमाम तरीके से मतलब बहुत अच्छा माहौल था, और लहराएगी भगवान लहराएगा, और भगवान लहरा गया है। बिल्कुल, मुझे बताएं क्या वहाँ पर ऐसी कोई कठिनाइयाँ थी आपके सामने, जो चैलेंज थे ऐसे कुछ जो जिनको आपने वास्तव में देखा, वहाँ पे वास्तव में दिक्कत थी, कोई चुनाव में कोई समस्या आई थी, या फिर कोई देखा जाए तो वैसे बहुत बार सुनने में भी आया है कि कई पोल पे जैसे एक दूसरे के बीच में कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई? ऐसा था, लेकिन इतना इस लेवल पे नहीं था। इस बार मतलब भारत सरकार ने भी फोर्स भेज रखी थी, सब तरीके से एक अच्छा माहौल था, पूरी तरह सरकार से नियंत्रण में था, और सब अच्छा चुनाव था। बिल्कुल, भैया आप बताएं वास्तव में किस किस बूथ पे आप वहाँ गए थे, और वास्तव में क्या देखा मौके पे आप? मैं आपको बताता हूँ कि जो कहा जाता है कि टीएमसी के गुंडे, एक्चुअल में टीएमसी के गुंडे हैं वहाँ आप मानोगे कि जो पोलिंग होती है उस पर इत्र लगा के अगर बीजेपी के
उस बटन पे इतर लगा देते हैं, बाहर चेक करता है किसने बीजेपी को वोट आता है, फिर उसकी सूची बनाते हैं। अगर वो व्यापार कर रहा है, टेम्पू चलाते हैं तो टेम्पू बंद करा देते हैं, कहीं नौकरी कर रहा है तो नौकरी से निकाल देते हैं। जो भी वहाँ कंपनियां काम करने आई, 64,000 कंपनियां प्लान करके 15 साल में। कारण अगर कोई कंपनी आई है बाहर से काम करने के लिए तो टीएमसी के गुंडे उनसे पैसा मांगते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट हमसे लोगे, माल हमसे खरीदोगे, हमसे बेचोगे। तो इस तरह की खुली दादागिरी है वहाँ। और दूसरी तौर पे महिला इतनी असुरक्षित है वहाँ कि हम जब वोट मांगने जाते थे, घर घर बात करने जाते थे, तो वो इतना बोलती थी कि भैया 2 मिनट गेट बंद करके आती थी, फिर बोलती थी हम वोट बीजेपी को देंगे मगर हम बाहर नहीं आएंगे, हम कहीं प्रचार नहीं करेंगे। मतलब इस तरह डर का माहौल था। मैं आपको निश्चित तौर पर बोलता हूँ कहीं टीएमसी कभी जीती नहीं वहाँ सिर्फ और सिर्फ इनकी गुंडागर्दी से टीएमसी जीती थी। मेरे साथ हमारे 2021 में जो गए थे वो कार्यकर्ता थे, तो हम एक जगह गए थे, उन्होंने बोला हिमांशु भैया ये खाली जगह है, यहाँ ये 1500-2000 परिवार कहाँ से आ गया। मतलब उनका वहाँ क्लियर सिस्टम है कि जो सीट हम 1500 से हारे वहाँ बांग्लादेशी लाके बसाओ, उनके आधार कार्ड बनाओ, उनको वोटर लिस्ट में जुड़ाओ और इस तरह की राजनीति करो। क्या हिमांशु जी, अभी तक जैसे बंगाल को देखा गया है तो वहाँ पे वास्तव में जो हिंदुओं पे अत्याचार देखने को मिला, बड़ी बड़ी खबरें भी चली, क्या वास्तव में चुनाव के दौरान भी आपने ऐसा कुछ माहौल देखा? बिल्कुल है ना। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि पुलिस क्या करती है, जो पत्थर फेंकता उसको मारती है, जो पत्थर खाता उसको मारती है। मैंने आंखों से देखा है कि एक रैली थी मोदी जी की, उसमें बसें जा रही थी रैली में और टीएमसी के लोग बसों पे पथराव कर रहे थे और पुलिस वाले टीएमसी को नहीं बीजेपी वालों को मार रहे थे वहाँ। पुलिस वाले तो ये कहीं देखा है आपने? जी जी। कि जो पत्थर फेंक रहा है उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, जो पत्थर खा रहे हैं उनको बसों से निकाल के मार रहे हैं। ये ब्रिगेड रैली में मैंने देखा है। तो क्या सुरक्षा एजेंसियों में कमी रही थी क्या? नहीं, सुरक्षा आप एक चीज समझिए, सुरक्षा एजेंसियां हर घर के बाहर नहीं हो सकती। वहां फिर आई एजेंसी, आई बिल्कुल आई, कुछ 5-7 मिनट लगे होंगे और आई, फिर जो ट्रीटमेंट करना था वो करा लोगों का वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, वास्तव में आप वहाँ गए थे, ग्राउंड लेवल पर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी आप हाथ में लेके घूमे, क्या वास्तव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी इस बार? बन गई है ना साहब, बन गई है। 200 पार है, मैं तो कह रहा हूँ आपको 200 पार है। जब मैं यहाँ आया तब सभी पूछते हैं ना आपको कि क्या होगा। मैंने फर्स्ट डे से बोला, मैंने 165 तो क्लियर पार होंगे वहाँ 100, क्योंकि हमने आंखों में देखा है ना लोगों के कि वो क्या चाह रहे हैं। एक तो होता है भाषण ठोकने होते हैं, एक आंखों में देखना होता है। हाँ, किसी के भी पास जो हम पत्रकार बन के गए कि साहब हम तो न्यूज चैनल से हैं, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ तो क्लियर कहते हैं कि दीदी अत्याचार कर बे। अच्छा, दीदी अत्याचार कर बे, दीदी बहुत अत्याचार करती है। हम 2.5 महीने से आया हूँ मैं वापस, तो मैंने वहाँ एक्चुअल स्थिति देखी है कि वहाँ, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं ऐसी जगह बालूरघाट था जहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे, कोलकाता 480 किलोमीटर आगे, रात को सोते तो बॉर्डर की लाइटें जलती है। वहाँ ऐसी स्थिति ना, वो राजस्थान के गांवों से 20 साल पीछे कलकत्ता, कहाँ सोने की चिड़िया था, देश आजाद हुआ से पहले अपनी राजधानी था जी, और वहाँ 20 साल पीछे है। अच्छा, गाँव में पीछे इतने लोग वहाँ गरीबी के नीचे है। वहाँ अमीर या तो बहुत अमीर है या गरीब है, तो मतलब बीच का श्रेणी तो है ही नहीं वहाँ। अच्छा, ऐसी हालत देखी है मैंने वहाँ। बिल्कुल, ये मेरे साथ दोनों ही चुनाव के जो दौरे में गए थे, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर से झंडा को लेकर वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो दौरा किया था, स्थिति आपने सुनी है इनके मुंह से। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ जो सीटें हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से मतगणना की जा रही है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद थे और उनको आपने सुना है। शाम को कहीं न कहीं जो है देखने को जश्न मिलेगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर भरत जैन, फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज, सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉल इट 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।